जय हिंद, नमस्कार। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं डॉक्टर किसी ना बुक का जो ऑब्जेक्टिव चल रहा है हमारा चैप्टर 3 का या पार्ट 2 होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है ना। तो इससे पहले पार्ट 1 बना दिए हैं, आप सभी यदि उसे नहीं देखे तो देख लीजिएगा। सबका लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आप लोग जो ना कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को समझ में आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुका था। सवाल है, यदि रैखिक समीकरण युग्म में इतना के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। देखिए, इसका बेसिक चीज जो है ना आपको पार्ट 1 में ही बता दिए थे कि प्रतिच्छेदी होने पर कितना हल होता है, समांतर होने पर कितना हल होता है, हर चीज को बता दिए हैं। पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो बोलता है आलेख जो होगा एक प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरणों के युग्म के हलों की संख्या क्या है। जब प्रतिच्छेदी हो तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रतिच्छेदी हो तो इसका होता है एक अद्वितीय हल। क्या होता है? एक अद्वितीय हल होगा। कितना हल होगा? एक अद्वितीय हल होगा। चलिए लिख देते हैं होगा। यदि इसी जगह पे आ जाता, यदि रेखाएं समांतर हो, देखिएगा ध्यान से, यदि आपका रेखा समांतर हो, समांतर रहने पर कोई हल नहीं होता है। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा? यदि समांतर रहता तो कोई हल नहीं होगा, अर्थात शून्य हल होगा। शून्य हल होगा। ठीक है, कोई हल नहीं का मतलब क्या हुआ? हल तो कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या हुआ? जीरो हो गया। यदि वही रेखा अगर आपका होता संपाती, संपाती या इसी का और नाम है आश्रित। ठीक है, यदि रेखाएं संपाती हो यानी कि आश्रित हो तो इसमें इसका जो हल होता, इसका होता अनेक हल। कितना हल? अनेक हल। तो यह सब शर्त जो है ना, यह सब जो है शर्त, जो सूत्र है, मतलब इसका जो कंडीशन है, यह सब जो है आप सभी को याद करना पड़ेगा, बिना याद किए नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल में हमारा क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी रहेगा तो एक अद्वितीय हल होगा। यदि रेखाएं समांतर होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा, अर्थात शून्य हल हो जाएगा। यदि रेखाएं संपाती हो यानी आश्रित हो तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि रैखिक समीकरण युग्म इतना के आलेख समांतर रेखाएं हो, अभी आपको बताए थे समांतर होगा तो हलों की संख्या कितनी होगी। यदि समांतर होगा ना प्यारे बच्चों, यदि समांतर होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं होगा। अर्थात कहने का अर्थ यह होगा, जब कोई हल हुआ ही नहीं तो हल हुआ कितना? अर्थात शून्य हल होगा। कितना होगा? शून्य हल हो जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। के किस मान के लिए समीकरण इतना के कोई हल नहीं है। बोला कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने का शर्त होता है पैरेललों a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू नॉट c1 बटे c2। यह हमारा होता है कोई हल नहीं होने का शर्त होता है। ठीक है, a1 बटे a2, तो a1 आपका हो जाएगा यहाँ पर k हो जाएगा, बटे a2 यहाँ आपका हो जाएगा 12। ठीक है, बराबर b1, तो b1 आपका हो जाएगा 3, बटे b2, तो b2 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, आगे बढ़ गई फायदा नहीं है, हमें मतलब है किससे? मतलब है k का मान से, k यहाँ आपको मिल जाएगा। बस इतना ही सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। k गुना k, तो अपन का हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 12 हो जाएगा 36। तो k बराबर, जब स्क्वायर को भेजेंगे तो स्क्वायर क्या होता है? रूट बन जाता है। इधर आके क्या बन जाएगा? आपका रूट हो जाएगा, लेकिन डबल चिन्ह लेकर आएगा, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस छोछा के 36 हो जाएगा। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा? k का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 6 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका यही हो जाएगा, k का वैल्यू प्लस माइनस 6। ठीक है, तो यह सब सवाल जो निर्भर करता है आपका सूत्र पे, जो आपको पहले बताए थे ना पार्ट 1 में, उसको जरूर देख लीजिएगा। पूरा सूत्र वगैरह बताए थे,
उसी के माध्यम से बनेगा। चलिए, रेखीय समीकरण का आलेख होता है, ये आपको सूत्र में ही बताए थे कि रेखीय समीकरण का जो आलेख होता है वो होता है आपका सरल रेखा होता है। क्या होता है? सरल रेखा होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सरल रेखा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अच्छा, प्रतिस्थापन विधि से तो आपको बताए थे कि रेखीय समीकरण को हल करने का 4 विधि होता है। कितना विधि? 4 विधि। एक था प्रतिस्थापन, एक था विलोपन, एक था वज्र गुणन विधि और एक था आपका ग्राह्य विधि था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, 1 में क्या हमारा है? √2x प्लस है √3y बराबर है 0। तो क्या करते हैं, यहां से चाहे x या y किसी एक चर का मान निकालना पड़ता है, तो निकाल लेते हैं। तो √2x बराबर ई प्लस में है, आ जाएगा आपका माइनस में √3y। चलिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -√3y। ठीक है, तो इसको फ्रेश से लिख देते हैं। तो -√3y है, अब बट्टे या गुना में है 2 आ जाएगा, भाग में हो जाएगा आपका √2। यह x का मान निकल गया। अब यह मान जो है समीकरण 2 में बैठा देंगे। ठीक है, यह हमारा समीकरण 1 हुआ, यह 2 हुआ, 2 में बैठा देंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण अब 2 में x का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, जितना दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, तो हमारा है समीकरण √3x है -√8y है बराबर क्या है? 0 है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो √3 इंटू या x का वैल्यू हमारे पास ये वाला मान है। क्या है? -√3y बट्टे है √2 माइनस है √8y बराबर क्या है? 0 है। चलिए, इसको गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा √3 गुना √3 आपका हो जाएगा 3 -3y हो जाएगा, बट्टे क्या होगा? √2 है माइनस, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ से आपका 1 2 हो जाएगा बाहर, लेकिन रूट मिलेगा 2, बचेगा y बराबर होगा 0। इस समझ में आया? √8 को ऐसे लिखेंगे ना हम लोग, 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ से 1 2 हो जाएगा बाहर, 1 2 रहेगा रूट के अंदर में। ठीक है, ऐसा आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है भाई? 1 है, तो ऐसा करते हैं लघुत्तम निकाल लेते हैं। √2 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा √2। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3y माइनस, देखिए ध्यान से, यहाँ तो 2 है, अब गुना √2 गुना √2 आपका 1 2 हो जाएगा बाहर, y बराबर क्या है? 0 है। तो क्या करते हैं, देखिए -3y माइनस 2 दूनी 4y बट्टे आपका है √2 बराबर 0। देखिए बोला है प्रतिस्थापन विधि, इसलिए हम इसको लॉन्ग में लेके जा रहे हैं, इसलिए मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो -3 -4 हो जाएगा, -7y हो जाएगा, बट्टे आपका है √2 बराबर है 0। नीचे कुछ नहीं, 1 है, कोना कोनी गुना करते हैं। जब इधर से गुना करेंगे ना तो -7y, और जब इधर से गुना करेंगे √2 गुना 0 तो आपका हो जाएगा 0। तो आपका हो जाएगा y बराबर 0 बट्टे -7, गुना में है ना 7 आ जाएगा भाग में। जब हम लोग किसी भी संख्या से 0 में भागा लगाते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है? हमारा 0 आ जाता है। तो y का वैल्यू 0। अब यह y का वैल्यू जो 0 हुआ, y का मान 0, यह समीकरण 1 या 2 में धर देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। चलिए हम धरते हैं समीकरण 1 में, किसी में धरिए, 1 या 2 में कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 से, 1 में क्या है? √2x प्लस है √3 इंटू, देखिए y है और y का मान कितना है? 0। तो यहाँ पे क्या धर देंगे? 0, इधर बराबर क्या है? 0 है। तो √2x प्लस 0 से गुना करेंगे √3 को तो हो जाएगा 0 बराबर 0। तो √2x बराबर क्या है? 0। x बराबर हो जाएगा 0 बट्टे हो जाएगा √2। अब भगा देंगे 0 में तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यानी कि हमारा जो x का वैल्यू आ गया वह 0 एंड y का भी वैल्यू क्या हो गया? 0। यही हमारा क्या हो गया? इसका हल हो गया। ठीक है, x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0। एकदम आप आराम से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, इसका कोई भारी हिसाब है नहीं।
चलिए अगला हमारा है समीकरण युग्म इतना के ग्राफीय निरूपण डैश रेखाएं होगी। अच्छा, इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा तो इसको जांच कर लेते हैं हम लोग A1 बट्टे A2 से। A1 का मान यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है ना, और A2 आपका देखिए 2 है 2। अब B1 बट्टे B2, भैया B1 तो आपका हो गया 2 बट्टे B2 आपका यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहता है 1। यहाँ पे देखिए यहाँ 1 बट्टे 2 है, यहाँ पर हमारा क्या है 2 है। क्या दोनों बराबर है? यह दोनों बराबर नहीं है, अर्थात कहने मतलब हुआ कि A1 बट्टे A2 इक्वल टू नॉट B1 बट्टे B2। इन्हें इसका अर्थ हुआ, यानी ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब हुआ ये दोनों बराबर नहीं है। जब ऐसा रहता है ना तो ग्राफ रेखा जो होती है ना, तो रेखाएं जो होती है रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, प्रतिच्छेदी है। रेखाएं कैसी है? प्रतिच्छेदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अद्वितीय हल वाला युगपद रेखीय समीकरण डैश कहलाता। अद्वितीय हल वाला, अद्वितीय हल वाला समीकरण जो है वो आपका कहलाता है संगत। क्या होता है? संगत समीकरण कहलाता है, या इसी को जो है ना हम लोग बोल सकते हैं अविरोधी समीकरण युग्म। तो आपका जैसा ऑप्शन में रहेगा वैसा मार दीजिएगा। अगर आपका ऑप्शन में ई रहेगा तो ई नहीं रहेगा, ई रहेगा तो ई नहीं रहेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इतना अनुपात दिया गया है, बता अनुपात का तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रेखीय समीकरण इतना का समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। जांच करना है संगत है या असंगत है। चलिए जांच कर लेते हैं। तो A1 बट्टे A2, या A1 तो हमारा हो जाएगा 5 राइट, और A2 जो है हमारा हो जाएगा 18। अब B1 बट्टे B2 जो है B1 आपका -3 है तो -3 लिख देंगे। B2 हमारा कितना है 6 है तो लिखेंगे 6। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, ये 5 बट्टे 18 हुआ, ये -3 बट्टे 6 हुआ। क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है, अर्थात A1 बट्टे A2 इक्वल टू नॉट B1 बट्टे B2 हो गया। जब ऐसा रहता है तो बताइए समीकरण संगत होता है या असंगत होता है? जस्ट आपको बताए थे, जब ऐसा रहेगा ना तो समीकरण जो होता है समीकरण संगत होता है, समीकरण संगत है। संगत को हम लोग क्या बोलते हैं? अविरोधी भी कहते हैं। क्लियर है सबका? आप लोग कमेंट करते रहिएगा, ठीक है ना। कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आता है कि या फिर में तो नहीं आता है, ठीक है ना। तो हम तो भरसक प्रयास करते हैं आप लोग को समझा दे। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ भी जाता होगा, क्योंकि देखिए यदि आप पार्ट 1 पढ़े होंगे ना तो बिल्कुल आप सभी समझ में आएगा। हाँ, तो इतना दिया गया है, इतना के इतना है, तो बता इनका आलेख होगा। अच्छा यहाँ देखिए A1 बट्टे A2 इक्वल टू B1 बट्टे B2 इक्वल टू नॉट C1 बट्टे C2। जब ऐसा रहता है ना, इसका आलेख होता है समांतर रेखाएं। क्या होती है? आलेख डैश होगी, यानी कि समांतर होगी, या बोल सकते हैं 2 समांतर रेखाएं होंगी, क्योंकि समांतर रेखा में 2 होना चाहिए। आलेख जो है ना 2 समांतर रेखाएं होगी, आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इतना का तुलना करके जो है ना इतना दिया गया है, बोलते क्या होगा। अच्छा याद देखिए, आपका यहाँ इसको समझिए, यहाँ इसको समझना है। A1 B2 इक्वल टू नॉट A2 B1। देखिए A1 इसको इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा A2 इक्वल टू नॉट, यहाँ पे आपका B1 है, एक गुणाम है, इधर आ जाएगा तो B2 हो जाएगा भाग में। जब ऐसा रहे तो बताइए समीकरण क्या होता है? इसका होता है एक अद्वितीय हल होता है। यहाँ पे हाल चाल हो गया, हाल नहीं होगा हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, इतना के अनगिनत हल। क्या पूछा है? अनगिनत हल होने के लिए के का मान क्या होगा? तो अनगिनत हल होने का बच्चों शर्त जो होता है भाई आपका, यह होता है A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। इस शर्त को बोलते हैं अनगिनत हल होने का शर्त कहते हैं।
अब A1 का मान देखिए यहाँ पे कुछ नहीं एक रहा था, सभी को पता है 1/, A2 जो है यह आपका यहाँ पे कितना है 5 बराबर B1 आपका यहाँ पे क्या है 2 और B2 क्या है K। चलिए आगे जाके फायदा नहीं है, पता है क्यों फायदा नहीं है, हमें K का मान निकालना है, यहीं पर हमको K मिल गया, आगे जाके क्या फायदा है 1 गुना K यानी K गुना 1 आपका हो जाएगा K बराबर 5 गुना 2, 2 5 हो जाएगा 10। तो चलिए आपका K का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। चलिए ऑप्शन हो गया बी। आगे बढ़ते हैं, A का मान जिसके लिए समीकरण निकाल इतना इतना के अनगिनत हल होंगे, वही आ गया फिर से अनगिनत हल होंगे भाई। यह आपका हो जाएगा ना A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यह जो शर्त होता है अनगिनत हल होने का शर्त होता है, आप सभी को शर्त याद रखना पड़ेगा, बिना याद किए आप नहीं बना सकते हैं। A1 का मान आपका बच्चों हो गया 10/A2, A2 आपका यहाँ पे 20 है बराबर B1 का मान 5 है बट्टे B2 आपका 10 है। चलिए अभी तक हमको A मिला नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। C1/C2, C1 आपका हो गया A और C2 हो गया आपका कितना और C1 का मान आपका A-5 है, A-5 है और C2 आपका यहाँ पे क्या है भैया आपका क्या है, देखिए ध्यान से। अब ये वाला इक्वेशन जो है ना इसमें C का मान इधर है तो इसमें C का मान भी इधर होना चाहिए, तो E माइनस में इधर आएगा क्या प्लस में A हो जाएगा, तो हमारा C2 का मान क्या हो जाएगा प्लस में A हो जाएगा। कुछ समझ में आया। चलिए अब क्या करते हैं, आप इसको इससे तुलना कीजिए अच्छा अथवा इसको इससे तुलना कीजिए, बात हो जाएगा बरोबर। तो हम क्या करते हैं इन दोनों को ही लेते हैं, बगले वाला लेते हैं। तो 5/, आपका 10 बराबर A-5/A है। देखिए 5 कम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखिए इधर से गुना करेंगे या इधर से गुना कीजिए, इधर से गुना करेंगे 2 गुना A आपका हो जाएगा 2A माइनस 2 गुना 5 हो जाएगा 10 बराबर A गुना 1 आपका हो जाएगा A। ऐसा करते हैं A को इधर ला लेते हैं, इधर हमारा 2A है, A को इधर लाएंगे तो प्लस से हो जाएगा माइनस में, E माइनस में इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस से प्लस में, ठीक है। अब देखिए 2A में घट गया एगो A तो बचेगा कितना एगो A बराबर इधर आपका 10 तो है ही, तो हो ना गया A का वैल्यू कितना भाई मेरे, A का वैल्यू हो गया 10, तो 10 प्लस में है ना, ऑप्शन हो जाएगा आपका C। हाँ A का मान जिसके लिए समीकरण निकाल इतना इतना के अद्वितीय हल होगा। कैसा हल अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल का शर्त आपको याद होना चाहिए, तभी बनेगा A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। यह हमारा अद्वितीय हल होने का शर्त होता है। आपको हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि आप इन सभी शर्तों को याद कर लीजिए तभी आपका यह चैप्टर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यदि याद कर लेते हैं ना तो धराधर बनेगा भाई। हाँ तो चलिए A1 का मान आपका यहाँ पर क्या है A है, A2 का मान यहाँ पे आपका 6 है इक्वल टू नॉट B1 का मान यहाँ पे कुछ नहीं एक रहता है ना, तो -1 हो जाएगा और B2 का मान देखिए आपका -2 है। आगे जाके फायदा नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि हमें A निकालना है, A का मान तो निकल चुका है, तो माइनस माइनस प्लस नीचे नीचे कटता है, 2 एकम 2, 2 तिया 6 है ना, 1 गुना A आपका हो जाएगा A, 3 गुना 1 आपका हो जाएगा 3, तो इसलिए आपका A का वैल्यू कितना आ जाएगा लाडलो, वह आपका हो जाएगा 3। हाँ इक्वल टू नोट है, A इक्वल टू नोट 3, ऑप्शन हो जाएगा बी। इतना के अनंत हल है, अच्छा अनंत हल है, ठीक है। अनेक हल है तो अनेक हल होने का शर्त होता है आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये ना होता है जी। तो A1 का मान यहाँ कुछ नहीं 1 रहता है भाई, 1 लिखेंगे। A2 का मान यहाँ पर देखिए आपका A है बराबर B1 का मान यहाँ आपका 2 है और B2 का मान यहाँ पे देखिए आपका A यहाँ रहा A - B बराबर C1
C1 का मान तो 5 है बट्टे C2 का मान देखिए क्या है 10 है। चलिए अब क्या करते हैं, बारी बारी से तुलना करेंगे दोनों को, इसको इससे, क्योंकि ऑप्शन में देखिए आपका a प्लस बी इस तरह से दिया हुआ है, यानी a और b दोनों का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 बट्टे a बराबर 5 बट्टे 10। पहले क्या करते हैं, इसको इससे तुलना कर लेते हैं, बाद में इसको इससे तुलना कर लेंगे। इसको हम बोलते हैं केस 1 बोल देते हैं। ठीक है ना, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ए गुना 1 आपका हो जाएगा a, 2 गुना 1 आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ से अभी हमारा किसका मान निकला हुआ है, a का मान। अब b का भी मान निकाल लेंगे। तो अब आते हैं हम लोग किसमें, केस 2 में आते भैया। केस 2 में इसको इससे तुलना कर लिए हैं, अब इसको इससे तुलना करना है, यानी कि 2 बट्टे a माइनस बी बराबर 5 बट्टे 10। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इधर से a माइनस बी गुना 1 तो हमारा होगा a माइनस बी बराबर, और 2 दूनी हो जाएगा आपका 4। अब a का मान तो हमारा निकला हुआ है 2, a का मान बैठा दीजिए, यहाँ पे धर देंगे क्या 2, इधर माइनस b है बराबर क्या 4, तो 2 4 को इधर ला लीजिए, माइनस में हो जाएगा, दो b को इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा प्लस में, तो इसलिए हमारा जो है ना b का वैल्यू हो जाएगा -2 घट के। चलिए a का भी मान निकल गया है और b का भी मान निकल गया है, सब हमारा a प्लस बी है, तो हम भी यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी। तो a का मान हमारा 2 है, ठीक है, प्लस b का मान -2 है, तो 2 प्लस माइनस माइनस बराबर क्या होगा 0, यानी कि a प्लस बी, देखिए हमारा यह a प्लस बी है, a प्लस बी है, तो a प्लस बी बराबर क्या आ गया 0 आ गया, तो a प्लस बी बराबर 0, यानी कि ऑप्शन हमारा जो है ना a बिल्कुल सही है। राइट, मुझे उम्मीद है पूरा कि आप लोगों को बिल्कुल एकदम समझ में आता होगा, क्योंकि हम बता रहे हैं आराम से। चलिए a का मान जिसके लिए समीकरण निकाल इतना के शून्यतर हल होगा, शून्य हल होगा। शून्य हल का शर्त क्या होता है पता है ना, शून्य हल का मतलब क्या होता है, कोई हल नहीं है ना, कोई हल नहीं को शून्य हल कहते हैं। इसका शर्त होता है a1 बट्टे a2 चलिए बराबर b1 बट्टे b2 इक्वल टू नॉट c1 बट्टे c2। यह हमारा क्या होता है, शून्य हल होने का शर्त होता है, अर्थात कोई हल नहीं होना, कोई हल नहीं होना मतलब शून्य हल होना। a1 का मान हमारे पास a है बट्टे a2 का मान हमारे पास 2 है बराबर b1 हमारा 10 हो जाएगा, b2 हमारा 5 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू नॉट c1 हमारा 0 है और e भी हमारा क्या है 0 है। चलिए हमें a निकालना है, आगे जाकर फायदा नहीं है, यहां से निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा a बट्टे 2 बराबर 10 बट्टे 5, 5 कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, इधर से गुना कर देंगे तो हो जाएगा a और 2 दूनी हो जाएगा कितना 4, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा लाड लो हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, a का वैल्यू 4, ऑप्शन हमारा हो जाएगा a। चलिए अगला क्वेश्चन है, समीकरण का दिया गया है, इसका अनंत हल हो यानी अनेक हल हो तब हमें a b का मान निकालना है। कौन शर्त से, अनंत हल मतलब अनेक हल, इसका शर्त होता है लाडनो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। यह हमारा क्या होता है, अनेक हल होने का शर्त होता है। ठीक है, तो a1 का मान हमारे पास 2 है तो 2 लिखेंगे, a2 हमारे पास 2a है बराबर b1 तो 3 हो गया, और b2 देखिए यहां से यहां तक हमारा हो गया a प्लस b बराबर c1 तो 7 हो जाएगा, और c2 कितना है 28 है। चलिए हमें a b का मान निकालना है ना, तो इसको करेंगे इससे तुलना, इसको करेंगे इससे तुलना, पहले इसको इससे कर लेते हैं। तो देखेंगे केस 1 में आते हैं। केस का मतलब होता है स्थिति 1, ऐसा नहीं किसी पर केस करना, ऐसा नहीं। केस 1 का मतलब है कंडीशन पहला कंडीशन हमारा है 2 बट्टे 2a बराबर
7/28। देखिए ए मतलब 2 खत्म ये नहीं, 7 से कम 7, 7 चौक 28। ए गुना 1 तो हमारा हो जाएगा ए, और 4 गुना 1 तो हमारा हो जाएगा 4। तो चलिए ए का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब आते हैं इसमें, अब आते हैं केस 2 में। केस 2 यानी कि स्थिति दूसरा। तो हमारा ये इससे तुलना हो गया, आप इसको इससे तुलना करेंगे, अर्थात 3/a प्लस b बराबर 7/28। चलिए 7 से कम 7, 7 चौक 28 बच गया। 3/a प्लस b बराबर 1/4। अब देखिए 3/a प्लस b, तो a का मान कितना, 4 निकाल लिए हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे 4। अब प्लस क्या है b बराबर 1/4। इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 से गुना करेंगे 4 प्लस b में, तो 4 प्लस b बचेगा। जब इधर से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, तो b का मान निकाल लेते हैं 12। 4 को इधर भेजेंगे, प्लस से हो जाएगा माइनस में, तो b का वैल्यू हो जाएगा 8, और a का वैल्यू कितना आया था, 4। तो देख लीजिए हमारा आंसर a 4 b 8, a 4 b 8, यानी कि ऑप्शन हुआ हमारा सी सही हो जाएगी, सही हो जाएगा। चलिए आ गया ऐसा रूप में, तो बोलता है क्या, इतना का, अच्छा दिया गया, तो इसको पहचानिए ना, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं, यानी कि इक्वल टू नॉट c1/c2। जब ऐसा रहता है ना, उसका कोई हल नहीं होता, यानी शून्य हल होता है। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ऑप्शन हमारा ए। देखिए कोई हल नहीं होगा, है ना, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल हो जाएगा राइट। दो रेखीय समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रेखीय समीकरण युग्म का कितना हल होता है। जब रेखा समांतर हो तो उसका कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं का मतलब होता है कि शून्य हल होता है। रेखा समांतर हो तो शून्य हल होगा, अर्थात कोई हल नहीं होगा। रेखा प्रतिच्छेदी होगा तो उसका एक अद्वितीय हल होगा। यदि रेखा संपाती हो यानी कि आश्रित हो तो उसका अनेक हल होता है। तो फिलहाल में हमारा रेखा क्या है, रेखा हमारा समांतर रेखाएं है। रेखाएं समांतर है तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा बच्चों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, दो रेखीय समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अभी हम बकबक कर रहे थे ना, प्रतिच्छेदी होगा तो एक हल होगा, हम बता रहे थे, बकबक कर रहे थे। प्रतिच्छेदी रहेगा तो एक हल, समांतर तो कोई हल नहीं। यदि संपाती होगा जिसको आश्रित कहते हैं उसका अनेक हल होता है। तो फिलहाल में अभी हमारा क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी है तो एक हल होगा जी, केवल और केवल एक हल होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो क्या समझ में आया। और एक पार्ट में आपका ये वाला चैप्टर यानी कि दो चररेखीय समीकरण जो पूरा तरह से खत्म हो जाएगा। पूरा हम एक्सप्लेन कर करके आपको बता रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। कमजोर विद्यार्थी आएगा ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो बाकी बात अपना मेहनत कीजिए, और आप वीडियो देखने के बाद जो है ना, आप जरूर कमेंट, कम से कम कमेंट जरूर कीजिएगा। और संडे को जो है ना हम लाइव आएंगे या फिर वीडियो बना अपलोड कर देंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियो पे कमेंट करते हैं, किसको कैसा मतलब कैसा लग रहा है, कमेंट में क्या क्या लिख रहे हैं। तो Q&A जो है लाइव लेकर हम आएंगे, ठीक है। तो इंतजार कीजिएगा उस वीडियो का। संडे को अपलोड करेंगे तो आपको मंडे को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको कमेंट का रिप्लाई मिलेगा संडे को। तो चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।